नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान की एक नई कड़ी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आप तक कृषि जगत और पशुपालन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने का, जिससे आप लोग लाभान्वित हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आए हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप कैसे धान की नर्सरी की देखभाल कर सकते हैं और साथ ही आपको जानकारी देंगे बकरी पालन के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, धान की गिनती हमारे देश की प्रमुख फसलों में की जाती है और इसकी खेती हमारे देश में बड़े पैमाने पर की जाती है। कैसे आप इसकी अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे। तो फिर आइए जानते हैं कि धान की नर्सरी की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं जिससे आप इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें। आइए देखते हैं। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और जो बरसात में हम धान उगाते हैं या ख़रीफ में जो धान हम लेते हैं वो तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र धान में आता है। अब कुछ किसान भाइयों ने धान की नर्सरी या पौध लगा ली होगी और कुछ किसान भाई अभी भी लगा रहे होंगे। जिन किसान भाइयों ने धान की पौध या नर्सरी लगा ली है उनको इसकी ठीक से देखभाल करनी है, जिससे कि आपको स्वस्थ पौध तैयार हो। जो अगर हमारी स्वस्थ पौध होगी तो खेत में जब आप इसको लगाएंगे तो उसकी बढ़वार अच्छी होगी, उसके कल्ले अच्छे बनेंगे। और अगर हमारी पौध कमज़ोर रह जाती है, बीमारी ग्रस्त रहती है या कीड़ों द्वारा खा ली जाती है या पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या किसी अन्य कारण से अगर हमारी पौध कमज़ोर रह जाती है तो खेत में उसकी बढ़वार अच्छी नहीं होती, धीरे धीरे बढ़वार होती है और उससे फिर हमें अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। कुल मिला के ज़रूरत है कि हम आप अपनी नर्सरी की इस तरह से देखभाल करें कि उससे हमें स्वस्थ पौध तैयार हो। स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई प्रबंधन। उचित जल प्रबंधन करके हम अपनी पौध को स्वस्थ रूप से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जैसे हमने बुआई की है नर्सरी की या पौधशाला में, तो शुरू का जो एक हफ्ता है उसमें रोज़ आपको हल्का हल्का पानी लगाना है। इसके बाद जब अंकुरण हो जाता है, पौध बढ़ना शुरू हो जाती है, तब आपको जब तक इसको उखाड़ना है पौध को, तब तक आपको 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खेत में हमेशा बना कर रखना है। इससे क्या होगा कि खरपतवार वगैरह कम आएंगे और हमारी जो धान की पौध है उसमें लोहे की कमी नहीं आएगी और आपकी जो पौध है वो अच्छे से तैयार होगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, एक बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और कुछ किसान भाई दोपहर के समय में या सुबह के समय में धान की नर्सरी में पानी लगा देते हैं, जिससे होता क्या है कि पानी गर्म हो जाता है और गर्म होकर वो पौध को हमारी नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें यही सलाह है कि पानी जो धान की पौध है उसमें आप शाम के समय लगाएं तो अच्छा होगा। धान की जो पौधशाला है उसमें खरपतवार भी आते हैं। खरपतवार प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए और पानी के लिए हमारी पौध के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि नर्सरी के पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में आपको सिर्फ खरपतवार दिखाई देंगे अगर इनका आपने नियंत्रण नहीं किया है। और जब हम इन पौध उखाड़ते हैं तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि धान की पौध कौन सी है और खरपतवार कहाँ है। तो उस दशा में आपको खरपतवार नियंत्रण करना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए अगर आपके पास श्रमिक उपलब्ध हैं, मज़दूर उपलब्ध हैं, तो आप निकाई गुड़ाई हाथ द्वारा कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं धान की जो नर्सरी है, पौधशाला है, उसकी क्यारियों की चौड़ाई 1.25 मीटर बताई जाती है और 2 क्यारियों के बीच में 50 सेंटीमीटर की एक हम नाली भी रखते हैं। तो इस नाली में बैठ के मज़दूर लोग या जो भी निकालना चाहता है खरपतवार हाथ द्वारा निकाई करके बाहर कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई अभी भी धान की नर्सरी लगा रहे हैं और वो रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो वो बीटाक्लोर नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। बीटाक्लोर की आप 120 मिलीलीटर मात्रा लें। ध्यान रखें, बीटाक्लोर 50 EC 50%, इसकी आपको 120 मिलीलीटर मात्रा लेनी है और 60 लीटर पानी में इसको मिलाना है। मिलाने के बाद आपको इसका छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय धान की नर्सरी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, छिछला पानी हो तो ठीक है। और अगर ज़्यादा पानी है तो पानी निकालने के बाद आप उसमें ब्यूटाक्लोर का छिड़काव करें। अगर ब्यूटाक्लोर नहीं है तो आप प्रेटिलाक्लोर का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेटिलाक्लोर की मात्रा आपको 30 से 40 ग्राम
लेनी है, जो कि 60-70 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। ख़ास ध्यान आपको ये रखना है कि ये छिड़काव बुआई के 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको करना है, तो इससे खरपतवार आगे चल के नहीं आते हैं। कई बार जो धान की नर्सरी होती है, पौध होती है, उसमें कीटों का भी प्रकोप हो जाता है। कीट खास करके जैसे पत्ता लपेटक कीट है या तना छेदक कीट है या हिस्पा कीट है, ये कीट धान की पौधशाला में आ सकते हैं। किसान भाइयों, आपको अपनी धान की जो पौधशाला है उसकी लगातार निगरानी करनी है, उसमें रोज़ आपको जाना है और देखना है। अगर आपको दिखाई देता है कि कीड़ों का हमला हो रहा है, कीड़े पाए जा रहे हैं उसमें और फसल को आपकी नुकसान कर रहे हैं, तो उनका नियंत्रण ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आप 2 मिलीलीटर क्लोरपायरिफास, ध्यान रखें 2 मिलीलीटर क्लोरपायरिफास प्रति लीटर पानी घोल बना लें, और ऐसा आप 60 से 70 लीटर घोल बना लें, और जो नर्सरी के 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगा। जो संस्तुति मैंने अभी बताई हैं वो सारी की सारी आपके 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए है। जैसे अभी हर्बिसाइड बताया या घास मारने की दवाई बताई, वो भी 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए बताई गई है। इसी प्रकार किसान भाइयों, धान की जो पौध है उसमें कभी कभी निमेटोड या सूत्रकृमि की भी समस्या आ जाती है। तो सूत्रकृमि करते क्या है कि ये पौधे की जड़ों में आ जाते हैं और उसमें आके बैठ जाते हैं। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे सफ़ेद रंग के कीड़े जैसे होते हैं, और फिर जो धान की पौध है उसमें ये गांठें भी बना सकते हैं और पौध की बढ़वार रुक जाती है, पौध हमारी पीली पड़ जाती है। और ऐसी पौध को आप उखाड़ कर देख सकते हैं, निमेटोड की पहचान कर सकते हैं। अगर ये समस्या आपके खेत में आती है तो आप कार्बाफ्यूरान नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बाफ्यूरान 3G। इसकी आप 3 किलोग्राम मात्रा प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बुरकाव कर दें तो निमेटोड या सूत्रकृमि का भी नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार कई बार जो धान की नर्सरी है उसमें बीमारियां भी आ जाती हैं। ख़ास करके कुछ किस्मों में जो बकानी रोग है, बकानी रोग आ सकता है। बकानी रोग में होता क्या है कि कुछ पौधे असाधारण रूप से लंबे हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, और जो हमारी पौध है वो कमज़ोर रह जाती है, पतली रह जाती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इस तरह के जो प्रभावित पौधे हैं, बकानी से प्रभावित पौधे हैं, उनकी आप रोपाई ना करें। अपने नर्सरी क्षेत्र में देख लें, जहाँ जहाँ जिन जिन हिस्सों में इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पौधों का या उस पौध का आप रोपाई के लिए प्रयोग ना करें। आपको स्वस्थ पौध की रोपाई करनी है। अगर सारी की सारी नर्सरी आपकी बकानी रोग से प्रभावित हो गई है तो इसको आप तुरंत नष्ट कर दें, और किसी दूसरी जगह पर आप अभी भी समय है, आप धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ ही पौधे प्रभावित हैं बकानी से, तो जो बाकी आपके स्वस्थ पौधे हैं उनकी अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पौध को बाविस्टीन के घोल में जो है डुबो कर रखना है। इसके लिए आप बाविस्टीन का 0.1% का घोल बना सकते हैं, जिसमें आपको 1 ग्राम बाविस्टीन लेनी है और 1 लीटर पानी। इस दर से आप घोल बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और धान की पौध जब आप रोपाई करेंगे, उखाड़ने के बाद इस घोल में लगभग आधा से 1 घंटा तक कम से कम उसमें डुबो कर रखें, और उसके बाद अगर आप रोपाई करेंगे तो बकानी रोग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। धान की स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए पोषक तत्वों का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि पोषक तत्व हमारे जो पौध है उसकी मुख्य खुराक होती है, और कई बार पोषक तत्वों की कमी होने के कारण भी नर्सरी हमारी जो पौध है वो कमज़ोर रह जाती है। सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है नाइट्रोजन। आमतौर पर किसान भाई गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं जब हम नर्सरी लगाते हैं, और यूरिया का भी प्रयोग करते हैं, फास्फोरस का भी प्रयोग करते हैं, पोटाश का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार ये प्रयोग नहीं कर पाते हैं और मिट्टी में भी नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती। उस दशा में नाइट्रोजन की कमी हमारी पौध में आ सकती है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण किसान भाई आमतौर पर पहचानते हैं। पत्तों का रंग पीला हो जाता है, खास करके जो नीचे के पत्ते होते हैं धान की पौध के, आप अगर ध्यान से देखें तो पहले नीचे के पत्ते पीले होंगे, और ये कमी अगर बरकरार रहती है, जारी रहती है, तो ऊपर के पत्ते भी पीला होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप 10 से 12 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र जो नर्सरी का है। आमतौर पे 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई के लिए किसान भाई 800 से लेकर 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में धान की पौध तैयार करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यूरिया लगाने के बावजूद भी हमारी पौध पीली बनी रहती है,
तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये लोहे की कमी के लक्षण हो सकते हैं। लोहे की कमी के लक्षण जो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है उससे उल्टी तरह से आते हैं। लोहे की कमी के लक्षण पहले ऊपर की पत्ती पे आते हैं, जो ऊपरी पत्तियां होंगी पहले वो पीली होंगी, फिर इसके बाद जो नीचे की पत्तियां हैं वो भी पीली होनी शुरू हो जाएंगी अगर लोहे की कमी लगातार बनी रहती है। कुल मिला के सारा पौधा पीला हो सकता है और बाद में अगर लोहे की कमी ये लगातार बनी रहती है तो ये रंग सफ़ेद में बदल जाता है, यानी पत्ते का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसके बाद इस तरह के पौधे सूख जाते हैं और सूखने पर सारे पौधे का रंग भूरा हो जाता है, आप खेत में देख सकते हैं। और ये जो लोहे की कमी है ये खास करके जो उपरालू एरिया है, यानी अगर खेत हमारा समतल नहीं है तो जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर पानी नहीं रुकता वहाँ पर लोहे की कमी ज़्यादा पाई जाती है। आपको विशेष ध्यान देना है लोहे की कमी पे, क्योंकि इसमें आपकी नर्सरी मर भी सकती है अगर ये कमी इसकी लगातार बनी रहती है। ज़रूरत है इस दशा में आपको इसका उपचार करने की। इसके लिए आप आयरन सल्फेट, जिसे फेरस सल्फेट भी कहते हैं, इसका आप 0.5% घोल बना सकते हैं। और 0.5% घोल बनाने का मतलब ये है कि 100 लीटर आपने पानी लिया तो आधा लीटर आपको आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट लेना है। और इसी तरह से 0.25% का आपको चूने का घोल बनाना है। इसके लिए 250 ग्राम चूना आपको 100 लीटर पानी में डालना है। तो ये दोनों घोल बराबर बराबर मात्रा में आप लें और आवश्यकता अनुसार जो आपका नर्सरी का क्षेत्र है उसमें आप छिड़काव करें। बेहतर तो ये होगा किसान भाइयों कि आप अगर नर्सरी में लगातार पानी बना के रखें और समतल एरिया में आपने नर्सरी ली हो तो उसमें आयरन की कमी आने की नहीं। तो पानी का प्रबंध करके भी हम लोहे की कमी को दूर कर सकते हैं। कुछ मृदाएं ऐसी हैं जहां पर किसान भाई धान की नर्सरी ले रहे हैं, वो जिंक में भी कमी हो सकती है। उनमें जस्ते की कमी आमतौर पे हमारी मृदाओं में पाई जा रही है। देश की लगभग 50% जो हमारी मृदाएं हैं उनमें जिंक की या जस्ते की कमी है। बेहतर ये होगा कि जो किसान भाई जब नर्सरी की बुआई कर रहे हैं उस समय ही जिंक का प्रयोग कर दें। लगभग 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र आपको बुआई के समय पर ही डाल देना चाहिए। अगर किसान भाई नहीं डाल पाते और जिंक की कमी हमारे जो नर्सरी है या पौध है उसमें आ जाती है तो उसका उपचार करना ज़रूरी है। जिंक की कमी के लक्षण हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं उन पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, चॉकलेट ब्राउन कलर, जो चॉकलेट का भूरा रंग होता है उस तरह के धब्बे बन जाते हैं। और अगर ये कमी जस्ते की लगातार बनी रहती है तो ये धब्बे फिर फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और पूरा पत्ता हमारा सूख सकता है। और ये जस्ते की कमी रोपाई के समय भी आ सकती है, जब हम खेत में रोपाई करते हैं उसके बाद भी जस्ते की कमी आ सकती है। तो इसके लिए हमें जिंक सल्फेट का छिड़काव करना है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट उर्वरक आता है, किसान भाई जानते हैं। उसका 0.5% का आपको घोल बनाना है और 0.25% का आपको चूने का घोल बनाना है। यानी 100 लीटर पानी में आधा किलो आपको जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट डालना है। और इसी तरीके से अगर आप चूने का घोल बना रहे हैं तो उसकी 250 ग्राम मात्रा लें 100 लीटर पानी में और आवश्यकता अनुसार घोल बना लें और दोनों घोलों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर फिर आप इनका छिड़काव कर दें। अगर ये कमी धान की नर्सरी में बनी रहती है तो 8 दिन बाद ये छिड़काव दोहराया भी जा सकता है। किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर हम स्वस्थ नर्सरी तैयार करेंगे, मजबूत नर्सरी तैयार करेंगे तो जो मुख्य खेत में जब हम रोपाई करेंगे तो उससे अधिक कल्ले बनेंगे, उसकी जो बालियां अधिक बनेंगी और उससे आपको अधिक पैदावार मिलेगी। साथ ही साथ नर्सरी में आपको सिंचाई का उचित प्रबंध करना है, गर्मी के समय पे पानी नहीं लगाना है। लोहे की कमी या जिंक की कमी आती है, लक्षण बताए गए हैं आपको, उसके हिसाब से उसका आपको उपचार करना है। साथ ही साथ कीट पतंगे और बीमारियों का भी आपको नियंत्रण करना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, नर्सरी की अच्छे से देखभाल करेंगे तो आपको स्वस्थ पौध की प्राप्ति होगी। तो अभी आपने जाना कि आप कैसे धान की नर्सरी की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं जिससे आपकी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे और आप उसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम आपको जानकारी देंगे बकरी पालन के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है
खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देंगे बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन हमेशा से ही किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन रहा है और इसको आप बेहतर तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं और अपने लिए और अधिक लाभकारी किस प्रकार बना सकते हैं, आइए जानते हैं। पारंपरिक तौर पर देश में बकरी पालन छोटे व भूमिहीन किसानों के बीच में काफी लोकप्रिय रहा है और आज भी है। बकरी पालन न सिर्फ छोटे किसानों बल्कि आज बड़े किसानों के बीच में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहा है और इसका प्रमुख कारण है बकरी पालन में लागत कम होना, रखरखाव आसान होना और आमदनी अधिक। देश में आज बकरी के दूध के उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। बकरी के दूध में वसा की ग्लोब्यूल्स यानी गोलिकाओं का आकार छोटा होता है, इसलिए बकरी के दूध को पचाना आसान होता है। देश के पूर्वी राज्यों मुख्यतः बिहार, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बकरी पालन काफी लोकप्रिय है और कई किसान इससे जुड़ना भी चाहते हैं। चलिए बकरी पालन की बारीकियों को समझते हैं। जी किसान भाई, बकरी पालन को महात्मा गांधी ने गरीबों की गाय की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि ये गरीब, भूमिहीन, सीमांत किसान या जिनके पास कुछ भी पूंजी नहीं है, वो उनके लिए गाय के समान है। अगर हम आधुनिक युग की बात करें, इन दिनों की बात करें, तो हमारे वैज्ञानिक इसे एटीएम मशीन की संज्ञा देते हैं। अर्थात आपने देखा होगा, बैंक वाली एक मशीन होती है जिससे आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो। आपका बकरी भी आपके गरीबों की एटीएम मशीन की तरह है। वो जब चाहें अपने इमरजेंसी में, विपत्ति में या घर के किसी सुख संपत्ति के काम में इसको बेच करके तुरंत पैसा लेकर के अपना काम कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक ऐसा व्यवसाय है जो भूमिहीन, सीमांत या कम जमीन वाले गरीब लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और उपयुक्त है। उपयुक्त क्यों है? इसके 2-3 कारण हैं किसान भाई। पहला कारण यह है कि इसे कोई भी आदमी बखूबी कर सकता है। अर्थात घर की महिलाएं, शिक्षित बेरोजगार युवा या घर के छोटे छोटे बच्चे भी अपने घर के बचे हुए समय में इसे 1-2 घंटा समय निकाल कर दे करके इस व्यवसाय से करके अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। अर्थात अपने मुख्य पेशे के अलावे इसे आप सहायक पेशा के रूप में अपनाकर आमदनी का एक सशक्त माध्यम बना सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण इसको करने का ये माना जाता है कि ये कम जोखिम वाला काम है। इसको करने में रिस्क कम है, इसमें कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात काफ़ी कम पैसे में। आमून अगर देखें तो बिहार और इसके समीपवर्ती इलाकों में बकरियां, जो बच्चे बकरी के हैं, वो 1000 से 1200 रुपये में आमून मिल जाते हैं। तो कम पूंजी वाले भी इसे लेकर के कर सकते हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो 4 या 5 बकरी पाल करके भी आप शुरू कर सकते हैं। और तीसरा प्रमुख कारण किसान भाई इसको करने का, अपनाने का ये है कि कम समय में आपकी पूंजी वापस आती है। अर्थात ये मुश्किल से 8 से 9 महीने का धंधा है। 8 से 9 महीने पालेंगे आप तो पूंजी वापस आ जाएगी। अर्थात आप मुश्किल से 5 महीने में आप इसको रिपीट कर सकते हैं अपने पूंजी को। तो ये छोटे छोटे कारण हैं जिसके चलते आप कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई आदमी, अगर आप शिक्षित बेरोजगार हैं या महिलाएं हैं, तो इसको अपनाकर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन करने से लागत में कमी तो आती ही है, साथ ही बकरियों में मृत्यु दर कम होने से लाभ भी अधिक होता है। बकरी पालन में वैज्ञानिक विधि से प्रबंध आवश्यक है और इसके लिए प्रबंध की बारीकियों को समझना भी। इस बकरी पालन के 3 घटक हैं। पहला है स्थल का चुनाव, अर्थात कैसे जगह पर बकरी पालन किया जाए। बकरियां नमी रहित वातावरण पसंद करती हैं, अर्थात अगर नमी युक्त वातावरण में उन्हें रखेंगे तो उनकी उत्पादकता काफ़ी प्रभावित होती है, बुरी तरह प्रभावित होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए स्थल का चुनाव कैसा होना चाहिए? ये ऊंची ज़मीन पर होनी चाहिए। उसके आसपास किसी तरह का पानी लगा हुआ क्षेत्र नहीं रहना चाहिए, जल जमाव वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए।
और उसकी मिट्टी जो होनी चाहिए फार्म की जहाँ बकरी पालन कर रहे हैं वो बलुई या दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ताकि जो उनके मलमूत्र हो उसको अच्छी तरह से वो अवशोषित कर ले ज़मीन हमारा। क्योंकि नमी अगर रहेगी वातावरण में या उसके स्थल पे, ज़मीन पे, भूमि पे, फार्म में, तो इससे बकरियों का वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और कई तरह का उसमें बीमारियाँ आती हैं। दूसरा मुख्य घटक इसका है नस्ल का चुनाव। कौन सा नस्ल से शुरू करें? तो अगर बिहार की बात करें और उसके आसपास के इलाके की बात करें तो यहाँ की जो हमारा पर्यावरणीय कंडीशन है ये ब्लैक बंगाल का अनुशंसा करते हैं, हम वैज्ञानिक करते हैं कि आप अगर बकरी पालन शुरू कर रहे हैं तो ब्लैक बंगाल नस्ल से शुरू करें। ब्लैक बंगाल एक ऐसी नस्ल है जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों में बहुत अच्छे से पल बढ़ रही है और यहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से रच बस गई है और ये अमूमन 8 से 9 महीने में 10 से 12 किलो औसतन वजन की हो जाती है। इसमें बीमारी भी कम लगती है क्योंकि यहाँ का वातावरण इसके लिए काफ़ी सूट करता है। ये रोग प्रतिरोधी नस्ल है तो औसत वजन के होने के बावजूद भी ये अच्छा मुनाफा देती है। सबसे बड़ी खासियत इस ब्लैक बंगाल नस्ल की ये है कि औसतन साल में आप इससे 3 से 4 बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, तो अच्छे आमदनी होता है। दूसरा नस्ल इसके बाद अगर आप अनुभव ले लेते हैं और कर लेते हैं तो बारबेरी, बीटल और सिरोही, ये 2-3 नस्ल ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। ये उच्च गुणवत्ता वाली नस्लें हैं। दुग्ध उत्पादन की बात करें या फिर मांस उत्पादन की बात करें, बारबेरी, बीटल, सिरोही, ये तीनों नस्ल भी हमारे बिहार और इसके समीपवर्ती इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की बात करें तो उसमें ये सारी नस्लें अनुशंसित की जाती हैं। औसतन वजन इनका 25 से 35 किलोग्राम तक होता है। इनमें दूध की मात्रा 1 किलो से लेकर 5 किलोग्राम तक प्राप्त कर सकते हैं प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से। तो बकरी को यही कारण था कि गरीबों की गाय कही गई है। तो इन नस्ल को पाल करके आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो बकरी पालन का तो अंतिम मुख्य आयाम यह है कि उनका आवास प्रबंधन। आवास प्रबंधन में घर उनका ऐसा बनना चाहिए ताकि हवादार हो, पूरा पश्चिम रुख का होना चाहिए बकरियों का, सीधी सूरज की रोशनी न पाए। और गर्मी की बात करें तो, जाड़ा की बात करें तो सर्द हवाएं उनके अंदर आनी नहीं चाहिए। अगर आप 100 बकरी का फार्म बना रहे हैं तो उसके लिए 60 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा अर्थात लगभग 1200 वर्ग फीट स्थान चाहिए 90 से 100 बकरियों को पालने के लिए। और लगभग इसका 2 गुना स्थान चाहिए खुला, अर्थात वहाँ बकरियाँ मूवमेंट कर सकें, घूम सकें। पालने के लिए उनकी 3 पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। पहला, आप खूंटे पर बांध कर खिलाते हैं तो बांधने के अलावे 2-2.5 उसका 2 गुना स्थान चाहिए चरने और घूमने के लिए। दूसरा होता है चरा कर पालना। इसे आप अगर आप पहाड़ी इलाका में हैं, तराई इलाका में रहते हैं या फिर नदी के किनारे का आपका घर द्वार है तो आप चरा कर बकरियों को पाल सकते हैं। और तीसरी जो सर्वोत्तम पद्धति है और हमारे बिहार और इसके इलाके में या जो बड़े फार्म हाउस हमारे हैं वो करते हैं, वो है कि खूंटा पर और चरा कर दोनों, अर्थात सेमी इंटेंसिव कंडीशन बोला जाता है, जिसमें कि आप बांध कर कुछ देर रखिए और कुछ देर चरा कर रखिए। चराने से, चराई से उनकी स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। बकरियों को जो भोजन आप देते हैं उसमें ख्याल रखें, हरा चारा या सूखा चारा। बकरियां साफ सफाई पसंद पशु हैं, इसलिए उन्हें हैंगिंग पोजीशन में टांग कर खिलाइए। मुट्ठा बंडल बना करके किसी खूंटा में टांग दीजिए, उनके गर्दन से थोड़ा सा 1 फीट ऊंचे स्थान तक वो होना चाहिए और तब वो बकरियां खाएंगी। इससे चारा बर्बाद भी नहीं होगा और अच्छा भी होगा। स्वच्छ ताजे पानी की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करें। इन 3-4 चीज़ों की अगर सही सही वैज्ञानिक विधि जो हम अनुशंसा करते हैं वो अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर ये व्यवसाय में आप फ़ायदा कमाएंगे और काफ़ी आप इससे लाभ अर्जित कर सकते हैं। गरीब परिवार अगर आप हैं, महादलित समुदाय से आते हैं या फिर भूमिहीन या सीमांत किसान हैं, आप अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप अपने जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी से या फिर जो खंड पशुपालन पदाधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। कई प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपके ज़िला में आत्मा काम कर रही है, अर्थात कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण। उनके यहाँ अगर आप बेरोजगार हैं और इसको अधिक बड़े पर करना चाहते हैं तो आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो आपको मदद करेंगे। आप इसका ग्रुप बनाइए, आपको उनमें प्रशिक्षण के रूप के लिए आप में बकरी पालन के लिए बकरी के नस्ल, बकरी के बच्चे देते हैं, उसके लिए कई तरह की चीज़ें दी जाती हैं। तो आप अपने जिला के आत्मा के परियोजना निदेशक से संपर्क करके, पशुपालन विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क करके आप इसमें कई तरह के अनुदान के बारे में प्राप्त कर सकते हैं और इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सब जानते हैं कि बकरी के दूध का सेवन गांधी जी भी करते थे। आमदनी का अच्छा स्रोत होने के साथ बकरी पालन से गांव में रोजगार का सृजन भी हो रहा है।
वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन किसानों के लाभ को बढ़ाने में सार्थक सहयोग दे रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना बकरी पालन के बारे में, कैसे आप बकरी पालन को अपने लिए फायदे का सौदा बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कैसे आप धान की नर्सरी की देखभाल कर सकते हैं और अपनी फसल को किसी भी तरीके के नुकसान से बचा सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम जो भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, आप लोग उसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।